Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 7th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 7 मई 2022 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है बेरिंग सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे बोला गया कोप कैबाना बीच आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए बोलता है ब्यूनस एयर्स, ऑप्शन बी बोलता है हवाई आइलैंड्स, ऑप्शन सी बोलता है रियो डे जेनेरियो या फिर ऑप्शन डी बोलता है वलेता। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में चर्चा की गई है। आप लोग को पता है कि श्रीलंका के अंदर हालात काफ़ी ख़राब हैं, इनका फॉरेक्स रिजर्व वगैरह काफ़ी हद तक डाउन हो चुका है। इनफैक्ट ये कंट्री बिल्कुल भी इनकम जनरेट नहीं कर पा रही है। हालात इतने ख़राब हैं कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम लोग सामान को यूज़ करते हैं उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बहुत सारे लोग आज के टाइम पर अपना जो भी कुछ है उन सबको बेचकर इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पता होगा रिसेंट डेज़ में हमने इस प्रकार के आर्टिकल्स को भी कवर किया है कि बहुत सारे लोग आए हैं इंडिया के अंदर में, जो भी कुछ उन्होंने अपना श्रीलंका के अंदर बेच दिया। जब उनसे पूछा गया इन सब चीज़ों के बारे में तो उन्होंने बताया कि हालात काफ़ी ख़राब हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, मेडिसिन हैं, इन सब का शॉर्टेज है और अगर जो भी यहाँ पर अवेलेबल है उसके दाम बहुत ज़्यादा हैं। ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये सारी प्रॉब्लम्स एक कंट्री के अंदर देखने को मिल रही हैं तो उसके प्रति प्रोटेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही श्रीलंका में हुआ कि लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी भी यहाँ पर ये प्रदर्शन काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आया। हुआ क्या, कल फ्राइडे था और कल फ्राइडे में श्रीलंका की पार्लियामेंट के बाहर लगातार ये प्रदर्शन चल रहा था। अब इस प्रदर्शन के दौरान यहाँ पे लोगों की मांग ये थी कि जो आज के टाइम पर ये राजपक्सा ब्रदर्स जो कि पूरी श्रीलंका की सरकार को चला रहे हैं, इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इसी सरकार के अंडर में ये हालात इतने ख़राब हुए हैं। और जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट कल बढ़ता जा रहा था, इसी को देखते हुए जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्सा, इन्होंने एक एमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। ये आप देख पाओगे, पहले भी एमरजेंसी लग चुकी थी श्रीलंका के अंदर में, ये फिर से यहाँ पर एक और एमरजेंसी लगी है। ये सेकेंड टाइम यहाँ पर एमरजेंसी लगती हुई नजर आई है। क्लियर हुआ? तो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसी को देखते हुए यहाँ पर इस एमरजेंसी को लगाया गया। अब एमरजेंसी क्यों लगाई गई, आगे मैं आप लोग को थोड़ा सा और इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि भाई लोग आज के टाइम पर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों के पास में यहाँ पर खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, उसके बाद मेडिसिन नहीं मिल पा रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर क्रिएट हो रही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हाँ, पार्लियामेंट के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और मांग ये थी कि भी राजपक्सा ब्रदर्स को रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के अंडर में हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया। अब जैसे यहाँ पर ये इमरजेंसी लगी, इस इमरजेंसी से क्या हो जाएगा, जो पुलिस है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनके पास में यहाँ पर पावर्स आ जाएंगी और इनको ये स्वीपिंग पावर्स दी जाएगी कि ये क्या कर सकें, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर सकते हैं, उसको कस्टडी में ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, फिर जैसे ये इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई उस प्रकार से
आप देख पाओगे बाद में ये सिनेरियो निकल कर आए, ये पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। जो पुलिस है वो वाटर कैनन्स का इस्तेमाल कर रही है इन स्टूडेंट्स के ऊपर ताकि ये प्रोटेस्ट को पूरी तरह से रोक दें, ठीक है, और इधर उधर यहाँ पर ये बिखर जाएं। तो ये यहाँ पर काम किया जा रहा है। आई होप आप लोग को इस पूरे आर्टिकल का एनालिसिस मिल चुका है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। और अभी तक आपने वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको नहीं दबाया तो फटाफट दबा देना। एक सपोर्ट चाहिए होता है, आप लोग यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो जो भी हमारा टारगेट है उसको आप लोग यहाँ पर अचीव करवा सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना अगला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर जीएस पेपर 2 साइंस एंड टेक से आप लोग रिलेट कर पाओगे। जो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, इन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है वीनस मिशन को लेकर। हालांकि यहाँ पर कोई भी ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हो, लेकिन आर्टिकल के अंदर जो जो बोला गया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मेंशन किया गया, ये जो मिशन वीनस होने वाला है इसको हम लोग 2024 तक लॉन्च करेंगे और इस मिशन वीनस के अंदर में 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक का खर्चा आने वाला है। ये भी यहाँ पर इसरो के चेयरमैन ने बताया। फिर उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर बताया कि देखो हम लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को काफ़ी हल्के लेकर चलने वाले हैं। हालांकि इन्होंने ये मेंशन किया कि हम लोग इसको जल्दी भी कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर एक काफ़ी शानदार सी बात बोली है, वो यह है कि देखो वीनस पर पहुँचना ये हमारे लिए कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वीनस पर पहुँचने को तो हम लोग पहुँच सकते हैं, जैसे हम लोग मार्स पर गए वैसे वीनस पर भी जा सकते हैं। दिक्कत यह है कि हम लोग वहाँ पर चीज़ों को कितने अच्छे से, कितनी गहराई से अंडरस्टैंड करते हैं। तो वीनस पर पहुंचकर वहाँ पर उस एटमॉस्फेयर को अंडरस्टैंड करना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। अदरवाइज़ पहुँचना चाहे तो हम लोग आराम से पहुँच सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। दैट इज़ वाई हम लोग अपने इस मिशन को स्लो लेकर चलने वाले हैं। ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा। मैंने डायरेक्टली टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पर बता दी है। क्लियर हुआ। अब जब हम लोग वीनस मिशन के बारे में चर्चा करते हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे देश वीनस मिशन को कंडक्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब इंडिया 2024 के लिए आगे प्लान कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वीनस क्या है, तो एक प्लैनेट है, सभी को पता है। जब आप लोग सोलर सिस्टम को देखते हो तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस चलता है। वीनस हमारे पूरे सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर पर आने वाला प्लैनेट है ना। अब मैं आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इन मिशंस के बारे में। देखो वीनस के ऊपर बहुत सारे प्रीवियस मिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें, यूएस ने ऑलरेडी काफ़ी सारे मिशंस लॉन्च कर दिए हैं। मैरिनर सीरीज़ लॉन्च किया गया था, उसके बाद पायनर वीनस 1, पायनर वीनस 2, देन मगलन। ये आपको अलग अलग नाम देखने को मिल जाएंगे। ये अलग अलग ईयर के अंदर लॉन्च करे गए हैं, अलग अलग ईयर के अंदर ये जो मिशन है इसको कंडक्ट किया गया है। रशिया की साइड से भी यहाँ पर मिशन ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया गया है, जिसका नाम है वनेरा सीरीज ऑफ स्पेसक्राफ्ट, और साथ ही साथ वेगस 1 और 2। फिर जापान की साइड से भी आप लोग यहाँ पर ये मिशन देख पाओगे, आकात्सुकी ये नाम है, 2015 के अंदर किया गया था। यूरोप की साइड से भी यहाँ पर वीनस एक्सप्रेस कंडक्ट कर लिया गया है 2005 के अंदर में। देन अब यहाँ पर इंडिया की बारी है। इंडिया यहाँ पे प्लान कर रहा है कि हम लोग अपने एक नए ऑर्बिटर को लॉन्च करेंगे जिसका नाम होने वाला है शुक्रयान। तो इसको यहाँ पर लॉन्च करेंगे वीनस के ऊपर साल 2024 तक। तो ये है हमारे पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है यहाँ पर ये वाला। आपको पता होगा आज का थंबनेल के अंदर मैंने दिखाया कि जो ओबेसिटी है वो बढ़ रही है लगातार इंडिया के अंदर, जो मोटापा है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और ऐसा डेटा यहाँ पर NFHS ने दिया है, मतलब कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का यहाँ पर ये डेटा निकल कर आया है, जिन्होंने मेंशन किया कि जो फर्टिलिटी रेट है वो तो गिर रहा है लेकिन ओबेसिटी यहाँ पर बढ़ती नज़र आ रही है। अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि मान लो यहाँ पर एक वेमेन है, वो वेमेन यहाँ पर अपने इस पूरे स्पैन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितने बच्चे को जन्म दे रही है, वो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग एक वेमेन का जो मतलब बच्चा को जन्म देने का ये टाइम पीरियड है वो लगभग 15 से 49 के आसपास का है ना, 15 से 49 के बीच में। तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड के अंदर एक वेमेन ने कितने बच्चों को जन्म दिया है वो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। अब ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है पर वेमेन, ये डिक्लाइन हो रहा है। ये पहले 2.2 था, ये डिक्लाइन होकर 2.0 तक बच गया है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और ये डेटा खुद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का है, एक ऑथेंटिक सा डेटा है, ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चार्ट भी दिया गया। जब आप लोग देखोगे टोटल फर्टिलिटी रेट को पूरे कंट्री के लेवल पर पिछले यहाँ पर 30 सालों के अंदर, तो वो लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है। 1992 से लेकर 1993 के बीच में ये टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर, मतलब एक वेमेन अपने पूरे टाइम पर लगभग 3.4 बच्चों को जन्म दे रही है, ठीक है। 3.4 बच्चे यहाँ पर वेमेन से जन्म ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 1998 से लेकर 1999 के बीच में आप देख पाओगे 2.9 हो गया, फिर 2.7, फिर 2.2, अब 2019-20 के अंदर देखें तो ये 2 तक पहुँच चुका है। तो ये डेटा आज के टाइम पर दिया गया।
फिर साथ ही साथ यहाँ पर ये मेंशन किया जा रहा है, देखो जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का वो एक रिलायबल डेटा देना और इसको हम लोग कंपेयर कर सकें 2015-16 से। मतलब कि यहाँ पर आप देख पाओगे ये 2019-20 के अंदर हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है और ये 2015-16 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 है। तो हम लोग इन दोनों को अच्छे से कंपेयर कर सकें और कंपैरिजन के तौर पर हम लोग बता सकें कि आखिरकार क्या सिनेरियो आज के टाइम पर देखने को मिलता है इस फर्टिलिटी रेट के अंदर में। तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो पता ये चलता है कि हाँ बिल्कुल फर्टिलिटी रेट हमारा कम हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर फर्टिलिटी रेट के अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कुछ और की हाइलाइट्स के ऊपर काम किया। यहाँ पर फर्टिलिटी रेट के अलावा बताया गया जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ होता है, मतलब कि यहाँ पर आप देख पाओगे पहले के ज़माने में बच्चे की होम डिलीवरी हुआ करती थी, ठीक है, घर पे यहाँ पर पूरी तरह से वो डिलीवरी का प्रोसेस हो जाया करता था। बट उस केस के अंदर काफ़ी रिस्क भी बढ़ जाता था और काफ़ी सारी डेथ भी हुआ करती थी। बट उसके बाद से सरकार ने फोकस ये किया है कि हम लोग क्या कर सकें, वो जो डिलीवरीज़ हैं उनको इंस्टीट्यूशन के अंदर करवाया जाए, हॉस्पिटल्स के अंदर पास में नज़दीक में यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल हो तो वहाँ पर वो डिलीवरीज़ हो जाएं। तो शुरू से ये फोकस रहा कि हम लोग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ा सकें। तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया कि अगर हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 को कंपेयर करें, मतलब 2015-16 और 19-20-21 को हम लोग कंपेयर करें तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ के अंदर हमें एक अच्छा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मतलब पहले इंस्टीट्यूशनल बर्थ कम हुआ करते थे, पहले हॉस्पिटल्स में यहाँ पर बच्चों की डिलीवरी कम हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल्स में यहाँ पर डिलीवरी करवाते हैं, ये आप लोग देख पाओगे। पहले 79% ये हुआ करता था, तो आज के टाइम पर ये 89% तक हो चुका है, ये मेंशन किया गया। खासकर गांव वाले एरिया के अंदर भी ये इंस्टीट्यूशनल बर्थ बढ़ा है और साथ ही साथ जो अर्बन एरियाज है, जो शहर वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पर भी इंस्टीट्यूशनल बर्थ बढ़ा है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट के अलावा इंस्टीट्यूशनल बर्थ के ऊपर फोकस किया गया। अब इंस्टीट्यूशनल बर्थ के अलावा थोड़ा सा न्यूट्रिशन के ऊपर भी फोकस किया गया है। न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पर बात की गई है बच्चे की स्टंटिंग के बारे में। यानी स्टंट क्या है, कोई वाला स्टंट मत समझना, यहाँ पे चाइल्ड स्टंटिंग से मतलब यह है कि बच्चे की उम्र जो है, उम्र के कंपैरिजन में उसकी हाइट बहुत कम है। अब हाइट कम कैसे रह गई? क्योंकि उसने अच्छा खाना नहीं खाया, उसको एक न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला, एक पोषण भरपूर खाना उसके पेट में गया नहीं, जिससे यहाँ पर उसका इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं, उसकी ग्रोथ इतनी हुई नहीं। तो ये बताया गया जो चाइल्ड स्टंटिंग है वो भी एक समय पर काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, इसके अंदर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। इनफैक्ट यहाँ पर अगेन इन्हीं दोनों सर्वेस को कंपेयर किया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे पहले 38% था ये चाइल्ड स्टंटिंग, अब ये 36% का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने और भी इन्फॉर्मेशन दी है, पर्टिकुलर एरिया वाइज यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है कि हाँ कौन कौन से एरिया के अंदर चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टेज को लेकर क्या कंडीशन देखने को मिलेगी। आपको बता चुका हूँ मैं, चाइल्ड स्टंटिंग चाइल्ड वेस्टेज का मतलब बस खाली यही है कि बच्चे की उम्र के हिसाब से यहाँ पर उसकी हाइट कम होना या बच्चे की उम्र के हिसाब से यहाँ पर उसका वेट कम होना, तो वो यहाँ पर चाइल्ड स्टंटिंग या चाइल्ड वेस्टेज कहलाता है। तो ये सिनेरियो पहले ज़्यादा हुआ करता था, आज के टाइम पर थोड़ा सा कम हो चुका है। प्लस कौन कौन से एरिया में यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है वो इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन उसके बाद लास्ट में यहाँ पर इसी सर्वे के अंदर एक और टॉपिक कवर किया गया ओबेसिटी को लेकर, यानी मोटापे को लेकर। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को कंपेयर किया गया 4 और 5 को, तो हमने देखा कि भाई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के बीच में जो मोटापा है वो थोड़ा सा कम रहा करता था, आज के टाइम पर मोटापा लोगों के अंदर बढ़ चुका है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। देख पाओगे इन्होंने बोला ज़्यादातर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं जो मोटापा है वो 21% से बढ़कर 24% के बीच में देखने को मिला है। मतलब ये वेमेन का डेटा है। वेमेन के अंदर में पहले 21% तक वेमेन में यहाँ पर ये ओबेसिटी हुआ करती थी, बट अभी यहाँ पर ये 24% के वेमेन के अंदर देखने को मिल रही है। उसी के बाद हम लोग मैन को लेकर चर्चा करें तो मैन के अंदर पहले 19% तक ओबेसिटी देखने को मिला करती थी, बट अब यहाँ पर 23% मैन के अंदर ओबेसिटी देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पर कुछ अलग से डेटा दिया गया कि केरला, अंडमान निकोबार, उसके बाद आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, इन एरियाज़ में आप देख पाओगे तो इन एरियाज़ में भी काफ़ी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरवेट यानी ओबेसिटी आपको देखने को मिल जाती है, वेट लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। इस पर आप लोग देख पाओगे वेट इंक्रीज़ होने के काफ़ी सारे रीज़न भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आज के टाइम पर इतना सारा जंक फूड वगैरह मिल रहा है, लोग जंक फूड यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत सारे लोग, जो आप लोग वीडियो सुन रहे होंगे, बहुत सारे जंक फूड के फूडी भी होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता होगा, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं, बट यहाँ पर चीज़ें लिमिट में हो तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ये यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आज के मॉर्निंग वाले लेक्चर मैंने इस चीज़ के बारे में बताया है,
क्योंकि एक जो शेगेला बैक्टीरिया है उसका आउटब्रेक देखने को मिला केरला के अंदर में, तो उसको लेकर एक आर्टिकल मैंने मॉर्निंग के करंट अफेयर में कवर किया है। आप लोग प्लीज़ जाकर उसको गो थ्रू कर सकते हो, आपको डेफिनेटली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देन नेक्स्ट आर्टिकल में साइक्लोन के बारे में चर्चा की गई है कि भाई देखो, बे ऑफ बंगाल और ओडिशा दोनों अलर्ट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने वाले टाइम पर, आने वाले कुछ दिनों में एक साइक्लोन, एक चक्रवात हिट कर सकता है, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म हम लोग को देखने को मिल सकता है। ऐसा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है, जो हमारे भारत का मौसम विभाग है। इन्होंने बोला फ्राइडे में, यानी कल के दिन इन्होंने एक प्रोडिक्शन करी है, एक यहाँ पर भविष्यवाणी करी है कि भाई यहाँ पर एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है, एक चक्रवात, आपको ये तूफान देखने को मिलेगा जो कि लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ओडिशा और ख़ासकर यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के अंदर ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये 10 मई तक हिट कर सकता है ओडिशा और आंध्र प्रदेश के नदर्न एरिया को, ऐसा यहाँ पर आईएमडी ने बताया। आईएमडी ने बताया कि भाई देखो, जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है वहाँ पर लो प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है जो साइक्लोन बनता है वो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया में बनता है। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, डोंट वरी। तो लो प्रेशर यहाँ पर एरिया पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे आने वाले कुछ दिनों में लगभग 10 मई तक एक साइक्लोनिक स्टॉर्म इन पर्टिकुलर एरियाज़ को हिट कर सकता है। इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो भी फिशरमैन है उनसे मना कर दिया गया कि भाई आप डीप सी में मत जाना, मतलब कि उस वाले एरिया में थोड़ा अंदर तक जहाज़ लेकर अपना मत चले जाना, अपनी बोट लेकर मत चले जाना। और यहाँ पर एक वार्निंग, एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आती है। तो डायरेक्टली मैंने आपको टू द पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको डायरेक्टली बताई है। बाकी अगर हम लोग बात करें थोड़ा साइक्लोन वगैरह के बारे में, तो इस इन्फॉर्मेशन को भी ज़रूर ले लो। देखो, इस साइक्लोन का नाम वगैरह भी नहीं दिया गया है। अभी आने वाले टाइम पर कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास कुछ और इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी। अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर इसके बारे में ध्यान रखना। नाउ अब जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना। यूपीएससी ने यहाँ पर एक क्वेश्चन इस चीज़ को लेकर पूछा भी है। हम लोग बात करने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। सबसे पहली बात, जो ये चक्रवात आपको कौन से एरिया में देखने को मिल जाएंगे, वो आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स खासकर ये देखने को मिलते हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या ट्रॉपिकल रीजन होता कौन सा है? वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला। तो ये यहाँ पर हमारी जो लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ये जो नीचे से जा रही है ये है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में यहाँ पर इक्वेटर है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला हिस्सा, पिंक वाला हिस्सा है, यही हमारा कहलाता है कौन सा वाला? ट्रॉपिकल रीजन। तो इसी के अंदर यहाँ पर जो साइक्लोन्स आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहलाते हैं। अब आपको एक चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान से फोकस करना है। ये जो साइक्लोन्स हैं ये मतलब है तो साइक्लोन ही, है तो चक्रवात ही, लेकिन जब ये अलग अलग जगह पर आते हैं तो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे इंडिया में यहाँ पर ये चक्रवात आया, खासकर इधर बे ऑफ बंगाल रीजन हो गया, इधर अरेबियन सी हो गया, यहाँ पे कोई साइक्लोन आया, सॉरी चक्रवात आया, तो इसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। अब यही बिल्कुल सेम चीज़ इधर चाइना जापान के साइड में आती तो इसको हम लोग टाइफून बोलते हैं, और यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया की साइड में आती तो इसको विली विलीज बोला जाता है, और यही सेम चीज़ इधर साउथ अमेरिका की साइड में आती तो इसको हरिकेन बोलते हैं। तो होता सब साइक्लोन है, बस खाली अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपने हरिकेन भी सुना होगा, टाइफून भी सुना होगा, विली विलीज कम सुना होगा, है ना? विली विलीज कम सुना है, लेकिन इसी को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा उसको। ठीक है, क्लियर हुआ? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहाँ पे समझ में आ गए। अब पहले मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि साथ ही साथ चीज़ों को क्लियर करते चलें। 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विली विली क्या है? अ टाइप ऑफ ग्रीन ग्राउंड इन टेम्परेट रीजन, या फिर अ विंड दैट ब्लोज इन अ डेजर्ट, अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, या अ काइंड ऑफ कॉमन फिश फाउंड नियर लैकेडिव आइलैंड। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब साइक्लोन्स ये बनते कैसे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे क्रिएट होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। समुद्र के अंदर यहाँ पर एक तरीके से आप देख पाओगे पानी गर्म हो रहा है। अब गर्म हो रहा है पानी, एक तरीके से सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अब आप देख पाओगे ये इक्वेटर वाले रीजन पर और ज़्यादा गर्मी रहती है ना, जो सन है वो बिल्कुल हेड पर रहता है। अब किरणें पड़ रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा पानी वार्म हुआ। अब वहाँ पे इवेपोरेशन होगा, पानी इवेपोरेट होगा, ठीक है, भाप निकलेगा। अब वो पानी इवेपोरेट होकर ऊपर पहुँचेगा, वहाँ पे वो क्लाउड से मिलेगा, ठीक है, एक तरीके से वहाँ पे थोड़ा सा कोल्ड एयर से, क्लाउड से नहीं कोल्ड एयर से, ठंडी हवा से जैसी वो मिलेगा तो वहाँ पे क्लाउड बनने लगते हैं, बादल बनने लगते हैं। वो क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब अगर वो क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पर स्टार्ट होते होते यहाँ पे समुद्र में एक लो प्रेशर बनने लगता है। लो प्रेशर इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो ये क्रिएट होने लगता है। अब जैसे ये लो प्रेशर क्रिएट होता है कहाँ पर? बिल्कुल समुद्र के सेंटर के अंदर में, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीके से जो विंड है वो चालू होने लगती है, यानी कि जो हवा है वो यहाँ पर बनने लगती है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड में भागती है। इनफैक्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ कि मान लो यहाँ पर
एक कमरा है, कमरे के अंदर मान लो एक जगह पर, सब जगह पर पहली तो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है। अब उस कमरे में बीच में यहाँ पर लो प्रेशर बनने लगा। अब जैसे वो लो प्रेशर बनता है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर जो हवा है वो एक तरीके से वो लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में भागने लगती है। क्लियर हुआ। अब ये इस प्रकार से चीज़ें चलती रहती हैं और ये एक तरीके से आप कह सकते हो जो स्टॉर्म है स्ट्रॉन्ग होता रहता है। ये यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारा स्पिनिंग है ये चलती रहती है, यानी कि इसमें पानी में आपको स्पिनिंग ये देखने को मिलता रहेगा। ये डेवलप होता रहता है, लो प्रेशर बनता रहता है और यहाँ पर हवा चालू हो जाती है और ये जो प्रेशर है ये सेंट्रल कॉलम में काफ़ी मजबूत होता रहता है और जो विंड की स्पीड है वो लगातार इंक्रीज़ होती रही है। ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार से पानी जब घूम रहा है तो यहाँ पर हवा चल रही है और उस विंड को यहाँ पर और ज़्यादा मजबूती मिल रही है। ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है और बाकी सारा जो भी मैंने आपको बताया प्रोसेस जैसे जैसे अपने आप में चलता रहता है उतना ही यहाँ पर ये मजबूत होता रहता है और फिर यहाँ पर इनकी अपने आप में कैटेगरीज़ को बांट दिया जाता है। यानी कि जो हवा है उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है, ठीक है, फिर वो वहाँ पर एक तूफ़ान सा बन जाता है और फिर वो तूफ़ान बनने के बाद में वो यहाँ पर हवा से क्या होता है तट की साइड में आता है। ठीक है, आप कह सकते हो तट की साइड में आएगा। इनफैक्ट क्या होता है वो जो तूफ़ान है वो हमारे कोस्टल एरियाज़ को हिट करता है। तो खासकर जो उड़ीसा वाला रीजन है वो भी एक कोस्टल एरिया है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, उसका जो नदर्न एरियाज़ है वहाँ पर भी ये जो साइक्लोन है हिट कर सकता है, ऐसा पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे जैसे ये हवा क्रिएट हो जाती है, जैसे जैसे यहाँ पर ये तूफ़ान बनता है, इस तूफ़ान को अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर बांटा गया है। 1 2 3 4 5 ये 5 प्रकार की कैटेगरीज़ के अंदर इसको रखा गया। सबसे पहले यहाँ पर एक विंड की कैटेगरी मान लो कि एक साइक्लोन है जहाँ पर जो हवा है वो 119 से लेकर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो वो वाली जो कैटेगरी है वो मिनिमल डैमेज की कहलाती है, मतलब कि उससे ज़्यादा नुकसान इतना होता नहीं है। ठीक है, फिर कैटेगरी 2 के अंदर जो हवा की स्पीड वो बढ़ जाती है, 150 से 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है। फिर ये जो कैटेगरी और बढ़ती हुई चलती है, थर्ड कैटेगरी के अंदर ये जो स्पीड है ये 208 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाती है ना। इसी प्रकार से स्पीड बढ़ती रहती है। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहेगी साइक्लोन उतना ही डिज़ास्ट्रस होता रहेगा, उतना ही खतरनाक होता रहेगा, अपने साथ में यहाँ पर सारी चीज़ें उतनी उड़ाता हुआ ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे पहले तो यहाँ पर जो नीचे की कैटेगरी है यहाँ पे हवा बहुत कम स्पीड की होती है। हवा की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती रहेगी इनके नाम चेंज होते रहेंगे। ये हवा की स्पीड जब 117 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी, सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म और बढ़ जाएगी, वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म और बढ़ जाएगी, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ पर कहलाता है तब जब यहाँ पर तो 222 किलोमीटर की स्पीड से भी यहाँ पर हवा इंक्रीज़ हो जाती है। तो क्लियर जो तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है कि विंड की स्पीड पे आप लोग देख पाओगे इन चीज़ों को देखा जाता है और यहाँ पर हम लोग इन साइक्लोन्स को डिफाइन करते हैं कि हाँ कितना खतरनाक है। आई होप आप लोग को ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग मिल चुकी है। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ अब पहले हम लोग अपने एडिटोरियल्स को देख लेते हैं। आज हमारे पास वैसे सैटरडे है, सैटरडे में कम ही एडिटोरियल आते हैं, आपको पता है, क्योंकि सैटरडे में जो सेकंड वाला एडिटोरियल का पेज है वो ग्राउंड जीरो के नाम से आता है और ये जो पेज है पूरा का पूरा हमारे लिए बेकार है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता नहीं है। तो यहाँ पे आज के एडिटोरियल में हमारे पास 3 पर्टिकुलर आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। एक एडिटोरियल यह है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बात की गई है हीट वेव्स के बारे में, जो आज के टाइम पर गर्मी बढ़ रही है, इसका जो इम्पैक्ट है वो आउटडोर वर्कर्स के ऊपर काफ़ी बुरी तरीके से पड़ रहा है। हम लोग उनको कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ठीक है, कैसे यहाँ पर वर्कर्स की हेल्प कर सकते हैं ताकि इस गर्मी में यहाँ पर उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, वो इस आर्टिकल के अंदर ऑथर मेंशन करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद अगला एडिटोरियल बात करता है यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट के बारे में। हालांकि कुछ दिन पहले इस आर्टिकल को हमने कवर किया था, एक और एडिटोरियल आया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को कैपिटल पनिशमेंट के रिगार्डिंग देने वाला हूँ। मतलब कि यहाँ पर जो मौत की सज़ा सुना दी जाती है उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ है इसके आर्टिकल के अंदर, ये डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर एक एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अभी यहाँ पर इंडिया के जो पीएम है वो काफ़ी सारी कंट्रीज़ की विज़िट पर गए। अभी हमने यूरोप की विज़िट पर गए हमारे पीएम, और काफ़ी सारी कंट्रीज साथ में डिस्कशन हुआ, डेनमार्क, जर्मनी, इनके साथ में काफ़ी चर्चा की गई है, प्लस फ्रांस के साथ में चर्चा की गई है। तो वो चर्चा क्या क्या की गई है, इनके साथ में रिलेशंस हमारे कैसे मजबूत हो रहे हैं, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इन आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होगा डेली बेसिस पर आप लोगों को एक मेंस का क्वेश्चन भी मिलता है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, 7 मई तो आया यार, मैंने पता ये पेज नंबर 6 देखा और मैं सोच रहा हूँ 6 मई, तो 7 मई 2022 का डेली मेंस क्वेश्चन के अंदर एक सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा और इम्पॉर्टेंट सा भी क्वेश्चन आप कह सकते हो।
क्वेश्चन यह है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग बर्डन ऑन जुडिशरी इन इंडिया। ये आपको 250 शब्दों में लिखना है कि इंडियन जुडिशरी के ऊपर आज के टाइम पर ये जो बर्डन है वो किस प्रकार का है और क्या कारण है कि ये जो बर्डन है लगातार इंक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। प्लस फिर लास्ट में अपने वे फॉरवर्ड वगैरह भी लिख सकते हो, यानी कि अपने कुछ राय लिख सकते हो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को लिखना है। अब क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे पोस्ट करना है, तो सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना, फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे आप लोग यहाँ पर नाम टाइप करोगे आपके सामने इस प्रकार से ये 3 चैनल ओपन हो जाते हैं। एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा है, एक के आगे यूपीएससी लिखा है, एक के आगे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपको 19,000 प्लस सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। तो तीनों ही चैनल को ज्वाइन करना है क्योंकि यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात करें आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग वाला चैनल आपको मिल जाएगा ये वाला। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार से ये चैनल ओपन हो जाएगा। ये आप देख पाओगे 6 मई का ये डेली मेंस क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे इससे पहले के ये 5 मई का मेंस क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये 4 मई का है, उससे पहले ये 2 मई का है, ठीक है। इससे पहले बीच में भी 3 मई का भी था। तो यहाँ पर डेली बेसिस पर ये क्वेश्चंस आप लोग को दिए जाते हैं। आप लोगों को करना क्या, ये क्वेश्चन लिख कर आना है। आप लोग लिख सकते हो आराम से। लिखने के बाद में जैसे ही आप लोग यहाँ पर जाओगे इस चैनल पर आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। ये जो कमेंट लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपको ये इस पर आप क्लिक करोगे कि आपको एक दूसरे पेज पर लेकर चला जाएगा। वहाँ पे आप अपने पिक्चर को सेंड कर सकते हो, आप जहाँ पर भी आपने आंसर लिख रखा है उस पिक्चर को सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। इसके अंदर पार्टिसिपेट बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इनफैक्ट आप लोग देख पा रहे होंगे कितने सारे कमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 177 कमेंट्स हैं। ये सिर्फ कल के हैं। ये कल की डेली मेंस आंसर राइटिंग है जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने अपने आंसर पोस्ट किए और दूसरे बाकी लोगों ने यहाँ पर एक दूसरे के आंसर को रिव्यू किया है। तो आप लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला एडिटोरियल हमारा आता है ये वाला। इस एडिटोरियल को लिखा है विनोद थॉमस एंड मेहताब अहमद जागिल ने। तो इनके बारे में पढ़ना चाहो तो नीचे आप देख पाओगे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि विनोद थॉमस और ये दोनों व्यक्ति कौन कौन हैं। चलो, अब ये मेंशन ये करते हैं कि भाई आज के टाइम पर जो हीट वेव है वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है। अब देखो आर्टिकल को मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ, लाइन टू लाइन में पढ़ता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़े से इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, बाकी आपके पास पीडीएफ आ जाएगा, आप लोग आराम से सुनते चलो, ठीक है। पीडीएफ आपके पास आ जाता है, आप वहाँ से एक बार गो थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हीट वेव भाई लगातार इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है और इस हीट वेव का जो इम्पैक्ट है वो लोगों के लाइवलीहुड के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों के हेल्थ के ऊपर यहाँ पर एक बुरा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, लगातार गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने के पीछे का कारण भी आपको एक क्लाइमेट चेंज वाला देखने को मिल जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से लोगों की हेल्थ और ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है उसके पीछे कारण यह है कि भाई जो साउथ एशिया की जो जनसंख्या है इसकी यहाँ पर आप कह सकते हो 1/3 जो जनसंख्या है वो आउटडोर वर्कर है। मतलब वो बाहर काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। अपने घर में या ऑफिस में काम करने वाले लोग नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं। तो ऐसे आप वाली पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी जैसा आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हो। तो उनको धूप में यहाँ पर काफ़ी सारा काम करना है, तो ऐसे लोग आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब किन लोगों को इस क्लाइमेट चेंज से, इस गर्मी से परेशानी किसको होगी? गर्मी से परेशानी उन्हीं लोगों को होगी, है ना, जो भी मजदूर हैं आज के टाइम पर जो काम कर रहे हैं। उनकी जो कैपेबिलिटीज़, एनर्जी वगैरह वो सब कुछ डाउन हो जाएगी। जो ऑफिस में बैठा है यहाँ पर उनको इतनी परेशानी हो नहीं रही है ना। तो इन्हीं वर्कर्स के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इस पूरे हीट वेव से लड़ने के लिए, वो यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। इंडिया को यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई कुछ सेफ्टी नेट्स को अपनाने चाहिए। सेफ्टी नेट्स के अंदर हम लोग कुछ इंश्योरेंस स्कीम्स को चला सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर इन लोगों को मदद मिल सकती है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। जो मैंने 2 वर्ड का यूज़ किया है ना, इन दोनों वर्ड को आगे डिटेल से डिस्कस किया गया है। वो सारे आगे मैं आपको डिटेल से चर्चा करूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर इस आर्टिकल का पहले तो एक ओवरव्यू इन्होंने दिया है। अब यहाँ पे असली आर्टिकल शुरू होता है यहाँ से। ये तो उन्होंने ओवरव्यू दे दिया कि हाँ मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। अब ओवरव्यू के अंदर हमने डिस्कस कर लिया, बट यहाँ पे आर्टिकल की शुरुआत जो है वो ये बोलता है साउथ एशिया के अंदर अगर हम लोग देखें तो आज के टाइम पर लगातार इंक्रीज़ हो रही है गर्मी और इसका जो फ्यूचर है वो और भी ज़्यादा गर्म देखने को मिल रहा है। जो इंटेंसिटी और जो फ्रीक्वेंसी है हीट वेव की वो लगातार इंक्रीज़ नज़र आ रही है साउथ एशिया के अंदर में। और जो एक्सट्रीम हीट कंडीशंस हैं वो आज के टाइम पर हिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया इंडिया के अंदर ना केवल नॉर्दर्न स्टेट्स, उसके अलावा बहुत सारे और भी एरिया पे गर्मी हिट हो रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, न्यू दिल्ली आप लोग देख पाओगे यहाँ पे लगातार इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है ये गर्मी। फिर साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD,
इन्होंने यहाँ पर फोरकास्ट किया है, इन्होंने एक भविष्यवाणी करी है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तमिलनाडु के अंदर भी बढ़ने वाला है। तो मतलब नॉर्दर्न रीजन में गर्मी तो है ही, प्लस सदर्न रीजन में भी आप देख पाओगे लगातार गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु के अंदर यहाँ पे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस से गर्मी बढ़ेगी, ऐसा आईएमडी ने बोला। तमिलनाडु के अलावा वेलोर के अंदर भी यहाँ पर जो गर्मी है वो 41 डिग्री से बढ़ सकती है, ऐसा भी यहाँ पर आईएमडी ने बोला है। उसके बाद यहाँ पर करूर, तिरुचि, तिरुतनी, ये सारे एरियाज़ के अंदर गर्मी बढ़ती हुई नज़र आने वाली है। फिर साथ साथ यहाँ पर आईएमडी ने ये भी बोला कि जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर आज के टाइम पर जो गर्मी देखने को मिल रही है, जो अप्रैल के महीने की गर्मी है, वो पिछले 72 साल में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी जितनी गर्मी आज के टाइम पर बढ़ रही है। जो टेम्परेचर है वो इतना हाई पहुंचा। उसी प्रकार से गुड़गांव रीजन के अंदर की बात की गई, हरियाणा में यहाँ पर 45 डिग्री क्रॉस हो चुका है, और ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि हरियाणा के अंदर यहाँ पे 45 डिग्री क्रॉस हुआ है, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने लिखा। फिर उसके बाद ऑथर यहाँ पर मेंशन करते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग अगर देखें तो जो लेबर कैटेगरी है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर दोपहर में काम करते हैं। और भाई इतनी गर्मी में यहाँ पर दोपहर में काम करना उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलें उनको फेस करनी पड़ेगी, है ना, इतनी गर्मी में यहाँ पर और इतना वर्कलोड वाला काम करना। प्लस यहाँ पे बोला गया, अगर हम लोग पिछले 100 साल में अगर हम लोग देखें, जो ग्लोबल टेम्परेचर दुनिया भर का जो वातावरण है, जो हमारी गर्मी है, एग्जैक्टली जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, ये करंट रेट है। और आने वाले टाइम पर 21वीं सदी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ हो सकता है। तो मतलब आज तो हालात ख़राब हैं ही, आने वाले टाइम पर अगर हम लोगों ने सुधार नहीं किया तो हालात और भी बदतर होने वाले हैं, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि आज के टाइम पर जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं दुनिया भर के अंदर में, ये यहाँ पर मतलब कि इसके पीछे का कारण आपको ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि इसका एक लोकल फैक्टर है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग यानी दुनिया भर के अंदर जो गर्मी इंक्रीज़ हुई है, उसके पीछे का भी कारण है ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और ग्रीन हाउस गैस एमिशन कैसे बढ़ा है, ये लोगों के थ्रू यहाँ पर इतना सारा पोल्यूशन किया गया, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर नेचुरल तरीके से भी आप लोग देख पाओगे गर्मी बढ़ी है, इंटेंस वेदर देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी देखने को मिली हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बोले तो यहाँ पर जो इंसान के थ्रू यहाँ पे कुछ हरकतें की गई हैं, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर एक गर्मियाँ बढ़ती हुई नजर आई हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, तो हमें पता है कि हाँ एनवायरमेंट को इंसान के थ्रू, ह्यूमंस के थ्रू कितना ज़्यादा डैमेज किया गया, जिसकी वजह से आज हम लोग सफ़र कर रहे हैं। जो एनवायरमेंट है वो भी यहाँ पर पलट कर पूरी तरह से जवाब दे रहा है। देन उसके बाद यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं हाई इकोनॉमिक लॉसेस के बारे में। अब क्या आप यही समझ रहे हो कि भाई ये जो गर्मी बढ़ रही है इससे यहाँ पर वर्कर्स को परेशानी हो रही है, तो वर्कर्स के हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, बस खाली मुद्दा यहीं तक है? नहीं, इसके बाद भी अगर आप लोग देखोगे जिस प्रकार से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इससे लगातार इकोनॉमिक बेसिस पर भी बहुत बड़ा घाटा हो रहा है लोगों को, यहाँ पर देशों को नुकसान हो रहा है, दुनिया को यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। जो ये इम्पैक्ट है हीट वेव का, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि डेडलीस्ट इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडिया आज के टाइम पर एक लार्जेस्ट हीट एक्सपोजर फेस कर रहा है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। और इस स्टडी के अंदर बताया गया कि लगभग यहाँ पर एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी के अंदर बताया गया है 1,41,308 जो जानें हैं वो यहाँ पर क्लेम करी गई हैं इस गर्मी के बढ़ने की वजह से। तो क्या ये लॉस नहीं हो रहा है लोगों का? इतने सारे लोगों की जान जा रही है इस गर्मी की वजह से। इनफैक्ट यहाँ पर मेंशन किया गया इंडिया के अंदर 1971 से लेकर 2009 के बीच में यहाँ पर ये सारी जानें क्लेम करी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो भाई लगभग इसमें से 17,362 कुछ ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो जिनकी यहाँ पर जान गई है और एक्सट्रीम हीट की वजह से। ठीक है, और ये जो मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो लोगों की जान जाने की संख्या है, लगातार इंक्रीज़ हो रही है और आने वाले टाइम पर भी इंक्रीज़ होती रहेगी। तो ये तो यहाँ पर इंसान की जान जा रही है, तो यहाँ पर एक ह्यूमन लॉस देखने को मिल रहा है, ये ऑथर ने मेंशन किया। उसके बाद यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक लॉस है वो भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक लॉस की अगर हम लोग बात करें तो लगभग ये 1.6 ट्रिलियन तक का लॉस आपको ये घाटा देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ऑथर ये बोलते हैं कि जो आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस भी आपको देखने को मिल जाएगा। लगातार यहाँ पर इतना सारा पैसा, लगभग 1.6 लाख करोड़ तक का यहाँ पर घाटा हो सकता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यहाँ पर ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाहर काम करते हैं, आउटडोर में काम करते हैं। मतलब कि ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे गर्मियाँ भी खूब पड़ रही हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो कि बाहर आउटडोर एरियाज़ में काम करते हैं, और इन कंट्रीज़ के ऊपर ही सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया इंडिया के जो आउटडोर वर्कर्स आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, ये आपको पता है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन
हमारा फोकस ये है कि हम लोग इस टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन कर सकें, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होगा तभी यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कंट्रोल में आएंगी। लेकिन बात करें तो भारत इसके लिए काम कर भी रहा है। हमें पता है कि देखो, आपको ही पता होगा, इंडिया जो है कार्बन एमिशन को कम करने के ऊपर फोकस कर रहा है, फॉसिल फ्यूल को कम करने के ऊपर फोकस कर रहा है। हम लोग इन चीज़ों को रिप्लेस कर रहे हैं क्लीनर एनर्जी से, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे अलग अलग समिट्स हुए जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि शपथ दे रखी है, प्लेज ले रखा है कि हम लोग 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हम लोग वर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके ऊपर काम थोड़ा तेज़ी से करना वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। फिर उसके बाद ऑथर यहाँ पर नेक्स्ट पैरा में मेंशन करते हैं, देखो जो टेम्परेचर है, ये हॉटर टेम्परेचर की वजह से जो आउटडोर वर्क है, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है काम करना। देखो काफ़ी सारी चीज़ें रिपीटेडली यहाँ पर कवर की जा रही हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो भाई क्लाइमेट मिटिगेशन है और जो डीकार्बोनाइजेशन है, ये यहाँ पर हमारे लिए काम कर सकता है। मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करना, प्लस आज के टाइम पर जो कार्बन यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है उसको ऊपर काम करना, उसको डीकार्बोनाइज करना। ये चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन को कम करेंगे, इससे क्लाइमेट चेंज कंट्रोल होगा, प्लस यहाँ पे जो ये हीट है ये एक तरीके से कंट्रोल होगा। ये कुछ हम लोग स्टेप्स उठा सकते हैं इन चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो टेम्परेचर्स हैं वो यहाँ पर मतलब इंक्रीज़ हो ही रहे, चाहे कुछ भी कह लो। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर जो ये खासकर जो एमिशन हो रहा है ना, इस एमिशन की वजह से जो डैमेज हो चुका है वो ऑलरेडी यहाँ पर हो ही चुका है। अब उस डैमेज को रिकवर करना हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारी वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खूब पोल्यूशन किया। ठीक है, डेवलप्ड नेशंस आपको देखने को मिलेंगे, खूब पोल्यूशन दबा के पोल्यूशन किया। आज के टाइम पर वो डेवलप्ड कंट्री बन चुकी हैं, लेकिन उन्होंने एक ज़माने में खूब पोल्यूशन किया था। और फिर आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे उस पोल्यूशन को यहाँ पर हटाना हमारे लिए एक प्रायोरिटी है, उस पोल्यूशन को कंट्रोल करना प्रायोरिटी है। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं आज के टाइम पर, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा पोल्यूशन यहाँ पर बढ़ता चले जा रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकार के कंसर्न्स नज़र आ रहे हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि भाई हमें करना क्या चाहिए, हमें एनवायरमेंटल केयर करना चाहिए, एनवायरमेंट का यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, आज के टाइम पर डिफॉरेस्टेशन कितनी तेज़ी से हो रहा है, हमें पता है कि हाँ कितनी तेज़ी से यहाँ पर पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं। उसके साथ साथ जंगलों के अंदर आग लग जाती है, जंगलों के अंदर आग लगाई भी जा रही है। ब्राज़ील के फॉरेस्ट के बारे में बात करें, अमेज़न फॉरेस्ट का जो दुनिया के सबसे बड़े जंगल हैं, ये जंगल बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। बहुत मतलब आधे से ज़्यादा जंगल बर्बाद कर दिए गए वहाँ की सरकार के थ्रू, वहाँ पे इस प्रकार से काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो लॉस हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया कि भाई इन सब चीज़ों का जो इफेक्ट है वो आपको टेम्परेचर गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आप कर कह सकते हो एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन यहाँ पर यह है कि मान लो यहाँ पर आप कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, मान लो यहाँ पर कुछ एरिया है जहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पर आप लोग कुछ ऐसी काम कर सकते हो जो कि वो मतलब कि कुछ ऐसी क्रॉप्स उगा सकते हो जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट ना हो। प्लस यहाँ पे आप एफोरेस्टेशन कर सकते हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हम लोग करेंगे, छोटे छोटे जो माइन्यूट स्टेप्स हम लोग उठाएंगे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इससे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन करो, जहाँ पे ज़्यादा पानी का यूजेज होगा नहीं, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, पानी छींटों से पड़ता है, छींटों छींटों के थ्रू यहाँ पर पानी पड़ेगा, तो इससे यहाँ पर ज़्यादा पानी का यूजेज होगा नहीं, तो ड्रिप इरिगेशन किया जा सकता है। प्लस स्टबल बर्निंग को आप लोगों को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आज के टाइम पर स्टबल बर्निंग से भी काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लगाओ, ये फोकस किया गया। अर्बन ग्रीन फॉरेस्ट के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट जो हमारी स्ट्रीट ट्रीज़ होते हैं, यानी कि गलियों के अंदर आप देख पाओगे, या फिर रोड के पास आसपास जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं। ठीक है, जो हमारे साइड में जो है मतलब एक तरीके से रास्ता हो गया चलने वाला, उसके साइड में जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हम लोग पेड़ को लगा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम लोग अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं। आने वाले टाइम के क्राइसिस को लेकर हम अपने आप को प्रिपेयर करके चलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये ऑथर ने मेंशन किया। तो ऑथर ने यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैरा के अंदर ऑथर बोलते हैं कोलैबोरेशन फॉर इंश्योरेंस के बारे में। मतलब कि अब बात करते हैं वर्कर्स के बारे में, जिन वर्कर्स के ऊपर ये सारी परेशानियाँ आ रही हैं
उन वर्कर्स के लिए हम लोग इंश्योरेंस स्कीम्स को लेकर आ सकते हैं। इंश्योरेंस स्कीम यहाँ पर उन वर्कर्स की हेल्प कर सकती है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चरल वर्कर्स आपको देखने को मिलेंगे, इनके पास इंश्योरेंस स्कीम होगी तो यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। देखो, मान लो एक नेचुरल हैज़र्ड हुआ है, मतलब कुछ भी यहाँ पर एक बर्बादी सी हो चुकी है, तो उसके अगेंस्ट में जो इंश्योरेंस आज के टाइम पर वो बहुत कम मिलता है, तो उस इंश्योरेंस को आपको बढ़ाना होगा। मान लो किसी व्यक्ति का घाटा हो गया, मतलब कुछ भी यहाँ पर दिक्कत हुई जिसकी वजह से काफ़ी सारा लॉस हो गया, तो उसका जो इंश्योरेंस मिल रहा है वो बहुत कम है। इनफैक्ट यहाँ पर जितना लॉस हुआ है उसका 10% मिल रहा है, उससे भी कम मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का पर्पज़ यह है, आप लोग इस इंश्योरेंस स्कीम को इंक्रीज़ कर सकते हो। जिस व्यक्ति ने यहाँ पर लॉस किया है, जितना कुछ खोया है उसको उतना मिल जाए, इसके ऊपर हम लोग फोकस कर सकें, ये हमारा मेजर फोकस है, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र और इंश्योरेंस पेमेंट्स के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हम लोग इसी मॉडल के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। इनफैक्ट जो अर्बन एनवायरनमेंट है, यानी कि जो हमारा शहर वाला एनवायरनमेंट है, वहाँ पे उसको हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं। अगर हम लोग अर्बन एनवायरनमेंट के ऊपर काम करें थोड़ा सा पैसा खर्च करके, तो चीज़ें बदल सकती हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया दिल्ली का, दिल्ली के अंदर जो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क आपको देखने को मिलेगा, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या है कि जो एक बंजर सी ज़मीन थी, उस पूरे ज़मीन को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और एक अच्छा सा एक एरिया बना दिया गया, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा दिए गए, ठीक है। ये आप लोग देख पाओगे, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं। तो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इस पूरे लैंडस्केप को एक फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर में। तो ये हम लोग यहाँ पर ऐसा काम कर सकते हैं कि भाई जो भी यहाँ पर एरिया पड़े हुए हैं उनको हम लोग वेल डेवलप्ड कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोगों को उसका रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आई होप आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके क्लियर होती हुई चली गई। फिर साथ ही साथ यहाँ पर और ऑथर क्या मेंशन करते हैं कि अगेन देखो वही बात है, हम लोग अपने इंश्योरेंस स्कीम्स को यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें, जिससे मान लो कोई क्लाइमेट चेंज हुआ, जिससे किसी व्यक्ति को यहाँ पर नुकसान हुआ है, तो वो उस इंश्योरेंस के माध्यम से उस मतलब जो भी नुकसान है उस नुकसान का भुगतान कर पाए, उसको यहाँ पे वो सारा पैसा मिल पाए। ये हम लोग कर सकते हैं। अब ऑथर लास्ट मेंशन करते हैं कि हमारे पास एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, देखो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ बताई गई हैं। पहली बात तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया, देखो हीट वेव्स जो हैं, यानी जो गर्मी लगातार यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है, ये यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रही है। और क्लाइमेट चेंज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो आउटडोर लेबरर्स हैं, यानी कि जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको कुछ कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ पैसा दे सकते हैं, प्लस इंश्योरेंस स्कीम चला सकते हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटडोर वर्कर्स को यहाँ पर इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ पे हम लोग काम कर पाएंगे तो डेफिनेटली इससे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ पर एक एक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है जो भी यहाँ पर ऑथर ने मेंशन की है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे पास इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अगले एडिटोरियल में मेंशन किया गया ओवरकमिंग डिफरेंस, ठीक है। इस वाले एडिटोरियल को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है इंडिया का एक नया पुश फॉर स्ट्रॉन्गर टाइज विद यूरोप, मतलब कि इंडिया यूरोप के साथ में अपने रिलेशंस को आज के टाइम पर मजबूत करता हुआ नज़र आ रहा है। पीएम मोदी ने यहाँ पर अपना जो टूर है वो किया अभी यूरोप के अंदर में इस सप्ताह, और यहाँ पे पीएम ने आप कह सकते हो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ चर्चा की गई है। आपको पता होगा फ्रांस यहाँ पे गए, और देखो हुआ क्या, अभी फ्रांस के अंदर एक नए प्रेसिडेंट जो इमैनुअल मैक्रों हैं, मतलब कि हालांकि ये पहले प्रेसिडेंट थे, अभी वापस से री इलेक्शन हुए थे। जब इलेक्शंस हुए तो री इलेक्ट होकर आए, मैंने री इलेक्शन बोल दिया, सॉरी। अभी वापस से फ्रांस के अंदर जब इलेक्शन हुए हैं तो इमैनुअल मैक्रोन वापस से री इलेक्ट होकर आ चुके हैं। जब वापस से री इलेक्ट होकर आए तब उस री इलेक्शन के बाद में यहाँ पर हमारे पीएम मोदी ने इमैनुअल मैक्रों के साथ में चर्चा की है, और इस चर्चा के थ्रू यहाँ पे हमने देखा कि फोकस किया जाए एक डिस्कशन के ऊपर, जहाँ पे हमारे पीएम मोदी फोकस ये करते हैं कि इंडिया और साथ साथ में इन कंट्रीज़ के साथ में हम लोग बायलैटरल, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ को और ज़्यादा मजबूत कर सकें और इसके ऊपर हम लोग काम कर सकें। इनफैक्ट यहाँ पर फ्रांस के साथ में एक 30 पैराग्राफ जॉइंट स्टेटमेंट भी तैयार किया गया है, और फ्रांस के साथ साथ यहाँ पर पीएम मोदी ने जर्मनी, डेनमार्क के साथ में यहाँ पर ये समिट करी है। इनफैक्ट नॉर्डिक समिट भी क्या है, नॉर्डिक समिट क्या होता है ये तो आपको पता है। नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ 5 कंट्रीज़ हैं। देखो आपको अगर नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में जानना है, जिसको लेकर पहले आप लोग काफ़ी परेशान रहा करते थे, बहुत सारे कमेंट्स आप लोग देख पाओगे रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर आते रहते हैं कि नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी होती हैं। जब जब चर्चा में आता है ना तब तब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पूछते हो।
तो नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है आज के मॉर्निंग के डेली करंट अफेयर के वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप लोग प्लीज़ जाकर उस वाले वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो। वहाँ से आप लोग को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ आखिरकार नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी होती हैं। तो अभी यहाँ पर इंडिया ने डेनमार्क के साथ नॉर्वे, स्वीडन और उसके बाद यहाँ पर आइसलैंड और फिनलैंड, इन पांचों कंट्रीज़ के साथ में इंडिया ने अभी डिस्कशन किया। जर्मनी के साथ में डिस्कशन किया और फ्रांस के साथ में डिस्कशन किया। तो मतलब पूरा यूरोप यहाँ पर आप देख पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत जो यूरोप की जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में भारत के पीएम ने चर्चा की है। प्लस आपको पता होगा रिसेंटली जो यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन कमीशन की जो खुद की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेyen, ये भी यहाँ पर इंडिया आई थी, ठीक है। और इन्होंने जब ये इंडिया आई तो इन्होंने यूक्रेन के वॉर के बारे में चर्चा की थी भारत के साथ में, ये यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन ये किया गया कि इंडिया और फ्रांस के बीच में यहाँ पर काफ़ी सारी चर्चा की गई, जहाँ पर मिस्टर मैक्रोन ने भारत को इनवाइट किया कि भारत यहाँ पे कोऑपरेट करे फूड एंड एग्रीकल्चर रेजिलेंस मिशन के अंदर में, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया भाई आज के टाइम पर जो हीट वेव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्रॉप्स वगैरह हमारी डैमेज हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर काम करना है कुछ इस प्रकार से, और सरकार को यहाँ पर एक तरीके से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हमारी हेल्प कर सकती है। मतलब इनफैक्ट आप कह सकते हो भारत के अंदर वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो भारत काफ़ी सारा गेहूँ यहाँ पर इन कंट्रीज़ को पहुँचा सकता है। इसको लेकर इंडिया फ्रांस के बीच में चर्चा की गई। साथ ही साथ यहाँ पर जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो इंडिया और डेनमार्क के बीच में डिस्कशन हुआ है, इंडिया और जर्मनी के बीच में डिस्कशन हुआ है कि किस प्रकार से हम लोग क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रांस और इंडिया की बात करें तो फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया कि फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। तो फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ रखा है आपने तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। देखो फ्रांस यहाँ पर पहली कंट्री बना था जिसने भारत के साथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ। तो कोल्ड वॉर के ख़त्म होते ही फ्रांस यहाँ पे पहला देश बनकर आया जिसने भारत के साथ में इस पार्टनरशिप को साइन किया जनवरी 1998 के अंदर में। और फ्रांस यहाँ पे उन्हीं कुछ कंट्रीज़ में से था जिसने भारत को सपोर्ट किया जब भारत ने 1998 में अपने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग करी थी, ठीक है। तो इंडिया ने जब न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग करी ना तो बहुत सारी कंट्रीज़ भारत के अगेंस्ट में खड़ी हो गई, लेकिन यहाँ पर फ्रांस और कुछ और देशों ने यहाँ पर सपोर्ट किया। फिर उसके बाद आज के टाइम पर जो ये फ्रांस है, फ्रांस यहाँ पर इंडिया का एक मोस्ट रिलायबल पार्टनर है जिस पर हम लोग काफ़ी विश्वास कर रहे हैं। और बहुत सारे मुद्दे जो हैं जैसे कि टेररिज्म का इशू हो गया, आतंकवाद का इशू हो गया, कश्मीर का इशू हो गया, इन सारे इशूज़ के ऊपर फ्रांस हम लोग को सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। फ्रांस का एक सपोर्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इन दोनों कंट्रीज़ के डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में चर्चा करें तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर आप देख पाओगे मिनिस्ट्रियल लेवल की बातचीत वगैरह भी होती है। प्लस उसके बाद दोनों कंट्रीज़ के बीच में अलग अलग डिफेंस एक्सरसाइजेज भी आपको देखने को मिल जाती हैं, अलग अलग अभ्यास होते हैं। दोनों कंट्रीज़ की आर्मी के बीच में एक्सरसाइज शक्ति होती है, दोनों कंट्रीज़ की नेवी के बीच में एक्सरसाइज वरुण होता है, और दोनों कंट्रीज़ के एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज गरुड़। तो ये अलग अलग अभ्यास होते हैं, ध्यान रखना इसके बारे में। बाकी फ्रांस हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रांस से हम लोग बहुत सारे वेपन्स, हथियार वगैरह परचेज़ करते हैं, इनफैक्ट सबमरीन्स वगैरह भी परचेज़ करते हैं, और काफ़ी सारी सबमरीन्स हम लोगों ने फ्रांस की ले रखी हैं। फिर उसके साथ साथ आपको पता होगा रफ़ाल के बारे में, जो ये रफ़ाल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये भी यहाँ पर फ्रांस का ही आपको देखने को मिलता है। इसको हमने इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर रखा है। फिर उसके बाद फ्रांस के साथ में हमने प्रोजेक्ट 75 और 75I को कर रखा है, जहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी सबमरीन्स फ्रांस के साथ में बना भी रहे हैं और फ्रांस से इन सबमरीन्स को ले भी रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस को लेकर एक पॉइंट देखने को मिलता है। मतलब इंडिया फ्रांस के बीच में यहाँ पर एक बॉडी है एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी, जो कि यहाँ पर चर्चा करती है कि किस प्रकार से दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है, जो एक तरीके से द्विपक्षीय व्यापार है, इन्वेस्टमेंट है, उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करती है। फिर उसके बाद ग्लोबल एजेंडा के बारे में बात करें तो दोनों कंट्रीज़ का मेजर फोकस है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी, टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी। इन स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ का मेजर फोकस रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि दोनों कंट्रीज़ के यहाँ पर जॉइंटली एफर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। दोनों कंट्रीज़ मिलकर फोकस कर रही है कि क्लाइमेट चेंज को हम लोग थोड़ा सा लिमिट कर सकें। और आपको पता होगा इंडिया फ्रांस ने मिलकर ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फाउंड किया है, जिसका हेडक्वार्टर आज के टाइम पर आपको गुड़गांव के अंदर देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। बाकी दोनों कंट्रीज़ आज के टाइम पर एग्री कर चुके हैं। दोनों कंट्रीज साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, क्योंकि आज के टाइम का एरा कुछ इस प्रकार से है कि जो साइबर अटैक वगैरह है वो काफ़ी बढ़ चुका है, तो इसको कैसे टैकल किया जा सकता है उसके लिए भी दोनों कंट्रीज़ मिलकर वर्क करेंगी।
क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इंडिया का रिलेशन फ्रांस के साथ में, डेनमार्क के साथ में, जर्मनी के साथ में कैसे हैं, प्लस अभी क्या क्या डिस्कशन हुआ था, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर दी गई है जो कि आप लोगों ने पढ़ ली है। उसके बाद आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर जो मनु राज हैं, इन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, इनके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। ये एक एडवोकेट है मद्रास हाई कोर्ट के। इन्होंने यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट के बारे में मेंशन किया है, प्लस यहाँ पर कुछ केसेस के बारे में मेंशन किया है। कौन सा केस है? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के बारे में मेंशन किया है। तो बहुत सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर में, एक एक करके चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दी है। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर टॉपिक है जुडिशरी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, डेथ पेनल्टी करके टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे फोकस किया गया है कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर। तो कैपिटल पनिशमेंट को ही हम लोग डेथ पेनल्टी बोलते हैं, यानी कि मौत की सज़ा देना, उसको कैपिटल पनिशमेंट बोला जाता है। तो डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर हुआ। मान लो एक व्यक्ति है जिसने यहाँ पर कोई अपराध किया है, तो उसको यहाँ पर मौत की सज़ा जो मिलती है वो यहाँ पर कैपिटल पनिशमेंट कहलाती है। और ये जो कैपिटल पनिशमेंट है ये अभी तक का एक हाईएस्ट पेनल्टी है, एक हाईएस्ट यहाँ पर ये सज़ा देखने को मिल जाती है जो भी एक्यूज पर्सन को दी जाती है। ठीक है, ये सज़ा कब दी जाती है? जब यहाँ पर कोई सीवर केसेस निकल कर आ रहे हैं, मर्डर का, रेप का, कुछ इस प्रकार के केसेस निकल कर आ रहे हैं, या फिर और ख़तरनाक केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर ये मौत की सज़ा दी जाती है। क्लियर हुआ। जो डेथ पेनल्टी है, हम लोग देख पाते हैं डेथ पेनल्टी मोस्ट सूटेबल है वो उस क्राइम के लिए, मतलब जो एक तरीके से 72 क्राइम है उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, उसको यहाँ पर ये मौत की सज़ा ही मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर इसको अपोज भी करते हैं। देखो, डेथ पेनल्टी को लेकर हमेशा से ही डिबेट रहा है। बहुत सारे लोग इसके फेवर में रहे हैं और बहुत सारे लोग अगेंस्ट में रहे हैं। इनफैक्ट अभी यहाँ पर डेथ पेनल्टी को लेकर एक डिबेट उठ रही है। बहुत सारे जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं दुनिया भर के अंदर में, उन्होंने डिमांड करी है कि जो डेथ पेनल्टी है उसको अबॉलिश कर देना चाहिए, डेथ पेनल्टी को ख़त्म कर देना चाहिए। कोई भी अपराध हो लेकिन डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए, मौत की सज़ा नहीं देनी चाहिए। ये यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का कहना है जो कि डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में है। लेकिन अभी हम लोग एक एक करके पक्ष डिस्कस करेंगे कि हाँ, कौन से लोग यहाँ पर आर्ग्यू में बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग फेवर में बोल रहे हैं, फेवर में क्या बोल रहे हैं और अगेंस्ट में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। जो फेवर वाले लोग हैं, पहले हम लोग इनके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे फेवर में पहला स्टेटमेंट ये बोला गया, डेथ पेनल्टी को लेकर रेट्रिब्यूशन देखने को मिलता है। सबसे बड़ा की प्रिंसिपल यहाँ पर यह है कि जो लोग हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्राइम किया है, बहुत खतरनाक क्राइम किया है, तो वो उसी लायक हैं, उनको डेथ पेनल्टी मिलनी ही चाहिए। ऐसा यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का कहना है जो कि यहाँ पर फेवर में है। उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो कोई गलत कर रहा है और जिसने यहाँ पर खतरनाक क्राइम किया है उसके लिए डेथ पेनल्टी बिल्कुल सूटेबल आपको देखने को मिलती है, एक रियल जस्टिस है ये। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरे पॉइंट के अंदर मेंशन किया गया कि जो कैपिटल पनिशमेंट है ये हम लोग देख पाते हैं, इसको लेकर काफ़ी सारे फेवर में आर्गूमेंट इसलिए देखने को मिलता है कि मान लो कोई विक्टिम है, ठीक है, मतलब कि एक क्रिमिनल है जिसने क्राइम किया है, जिसको यहाँ पर ये मौत की सज़ा मिल रही है। अब उस क्रिमिनल ने यहाँ पर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में क्राइम किया है ना, किसी के साथ रेप कर लिया है या किसी का मर्डर कर दिया है। अब किसी के साथ रेप किया है, जो मर्डर किया है वो यहाँ पर विक्टिम हो गया। अब उस विक्टिम की फैमिली तो वही चाहेगी ना कि भाई यहाँ पर इस इंसान ने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया है, तो इसको भी यहाँ पर मौत की सज़ा होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर विक्टिम्स के लिए एक सपोर्टिव यहाँ पर बन जाता है डेथ पेनल्टी। तो ये तो यहाँ पर हो गई फेवर में बात कि हाँ बिल्कुल डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। अब बात करते हैं डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में जो आर्गूमेंट्स है उसके बारे में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आर्गूमेंट अगेंस्ट में यह उठता है कि जो ये डेथ है, ये डेथ यहाँ पर रेप केस के अंदर प्रेस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। 2013 से यहाँ पर ये डेथ को मतलब डेथ पेनल्टी दी जा रही है अंडर द आईपीसी के सेक्शन में, सेक्शन 376A के अंदर में। बट यहाँ पर ये बोला गया कि भाई आप डेथ पेनल्टी इतने लंबे समय से दे रहे हो, लेकिन क्या रेप रुके हैं? लेकिन आज के टाइम पर भी रेप कंटिन्यूअस यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्रूटलिटी ऑफ रेप लगातार इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। रेप की यहाँ पर जो संख्या वो लगातार बढ़ चुकी है। तो क्या यहाँ पर ये डेथ पेनल्टी इफेक्टिव माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है, ये यहाँ पर बोला गया। तो बहुत सारे लोग आर्ग्यू मतलब कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में कि भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये आप रखो या मत रखो, ये एक तरीके से इफेक्टिव है ही नहीं। पहले भी रेप हो रहे थे और आज के टाइम पर और ज़्यादा हो रहे हैं, तो डेथ पेनल्टी बेकार एक ऑप्शन है, यहाँ पर इन लोगों का कहना है जो कि यहाँ पर इसके अगेंस्ट में है। फिर यहाँ पर दूसरा एक आर्गूमेंट उठता है इसके अगेंस्ट में, वो यह है कि काफ़ी बार ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं कि एक इनोसेंट व्यक्ति के अगेंस्ट में मतलब कि ये डेथ पेनल्टी दे दी जाती है। यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें कभी कमियां हो सकती हैं, मिस्टेक हो सकती है। अब उस जस्टिस सिस्टम की मिस्टेक की वजह से जो इनोसेंट व्यक्ति है वो भी मारा जा सकता है, उसको भी यहाँ पर डेथ पेनल्टी मिल सकती है।
ये बोला गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और अगेंस्ट में बात बोली गई है। अमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में चर्चा करें। अमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा करता है, तो इस अमनेस्टी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर बोला गया जो ह्यूमन जस्टिस सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये एक तरीके से इसमें काफ़ी मिस्टेक भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो इनोसेंट पीपल हैं वो भी यहाँ पर एलिमिनेट हो सकते हैं, उन व्यक्ति को भी यहाँ पर ये मौत की सज़ा मिल सकती है। तो डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और आर्गूमेंट अगेंस्ट में लिखा गया है, डेथ पेनल्टी का जो स्टेटस है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है। देखो, अब डेथ पेनल्टी के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि भारत के अंदर इसका स्टेटस क्या देखने को मिलता है। जो हमारा CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955, इसके अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था, इस अमेंडमेंट से पहले यानी कि 1955 के अंदर मतलब कि अमेंडमेंट हुआ एक, इस अमेंडमेंट से पहले डेथ पेनल्टी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रूल हुआ करता था और लाइफ इम्प्रिजमेंट एक एक्सेप्शन हुआ करता था। मतलब कि डेथ पेनल्टी एक मतलब पूरी तरह से रूल हुआ करता था, और यानी कि जो लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी जा रही है वो एक्सेप्शन है कि दो या मत दो, लेकिन डेथ पेनल्टी एक इंपॉर्टेंट हुआ करता था। लेकिन जब बाद में इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ तो चीज़ें बदल गई, चीज़ें उल्टी हो गई। अब जहाँ पे अमेंडमेंट जब हुआ इस 1955 वाले एक्ट के अंदर में, इस अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे ये बोला गया कि जो डेथ पेनल्टी है वो यहाँ पर एक्सेप्शन में रख दिया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट रूल बन गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे जो डेथ पेनल्टी है मतलब अब इतनी ज़्यादा दी नहीं जाती है, वो चॉइस है दे या न दे, लेकिन यहाँ पर आप देख पाओगे जो उम्र कैद वगैरह है उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो चीज़ें काफ़ी बदली हैं इंडियन स्टेटस के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। बाकी यहाँ पर दुनिया भर के तरफ से यहाँ पर काफ़ी फोर्स आया कि भाई इंडिया को भी डेथ पेनल्टी हटा देनी चाहिए। बहुत सारे देश ने यहाँ पर डेथ पेनल्टी हटा दी है। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ ने यहाँ पर डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में ही काम किया है, तो इंडिया को भी हटा देनी चाहिए। लेकिन इंडिया बोलता है कि नहीं भाई, हम डेथ पेनल्टी को रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई क्राइम हुआ है, कोई ब्रूटल मर्डर हुआ है, निर्दयी तरीके से यहाँ पर क्राइम हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पर वो जो व्यक्ति है वो अपनी पनिशमेंट से बच जाए। उसको जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो पनिशमेंट मिलेगी, और डेथ पेनल्टी यहाँ पर एक बेस्ट पनिशमेंट है अगर उसके लिए अगर कोई वो सीवर क्राइम को क्रिएट करता है तो। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि जो प्रपोजल आया था भारत के पास में कि भाई डेथ पेनल्टी को हटा दो, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था हमारे लॉ कमीशन ने अपने 35वें रिपोर्ट 1967 के अंदर में। ठीक है, तो डेथ पेनल्टी को हटाने के बारे में काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी काम कर चुकी हैं, लेकिन इंडिया के ऊपर भी फोकस दिया जा रहा है। बट यहाँ पर इंडिया ने डेथ पेनल्टी के ऊपर एक तरीके से सीधा सीधा जवाब दे दिया कि भाई हम लोग अपनी डेथ पेनल्टी को हटाने वाले नहीं हैं। क्लियर हुआ। तो ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन रह गई है, तो हमने ये चीज़ें कवर करी। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस आए हैं डेथ पेनल्टी को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग्स रही है तो उसको डिस्कस करते हैं। एक केस आता है जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 का ये केस है। यहाँ पे बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि आपको पता है आपके पास संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सारे मूल अधिकार हैं। अब आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि मान लो एक व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है और क्राइम करने के बाद वो आर्टिकल 21 की मांग कर रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आर्टिकल 21 तब नहीं दिया जाएगा। और जो ये डेथ सेंटेंस है यानी कि जो ये मौत की सज़ा है, ये एक व्यक्ति को दी जा सकती है, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, और अगर ये जो मौत की सज़ा दी जा रही है अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो यहाँ पर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आर्टिकल 21 के अंदर आप किसी की भी यहाँ पर जान नहीं ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पर क्राइम किया है तो उस क्राइम की सज़ा मिल रही है। ठीक है, तो नहीं तो होता क्या है कि अगर क्राइम भी किया है तो भाई लोग आर्टिकल 21 की मांग कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। अगर यहाँ पे क्राइम किया है तो उसकी यहाँ पर सज़ा मिलेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस के अंदर बोल दिया था। देन उसके बाद यहाँ पर एक और केस होता है बच्चन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का केस है ये। इस केस के अंदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि भाई डेथ पेनल्टी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस केस के अंदर दी जाएगी जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा। मतलब कि अपने आप में आप कह सकते हो कि बहुत कम केस निकल रहे, रेयर मतलब बहुत कमी से वो देखने को मिलते हैं। और कुछ खतरनाक से भी यहाँ पर खतरनाक केस है जहाँ पर एक आखिरी रास्ता यही बच रहा है कि हाँ भाई डेथ पेनल्टी है, जिसको हम लोग देकर ये एक तरीके से जस्टिस कर सकते हैं। तो उसी केस के अंदर डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब वाले 1980 के केस में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जो आप डेथ पेनल्टी देते हो तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर देनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। ये यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस क्या हो सकता है, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लो कोई मर्डरर है, ठीक है, जिसने यहाँ पर मर्डर किया है
और बिल्कुल निर्दयी तरीके से मर्डर किया है, एक्सट्रीमली ब्रूटल है, बहुत खतरनाक तरीके से मर्डर किया है, रेप किया है। तो बेसिकली यहाँ पर कोई और चारा नहीं है, तो उसको यहाँ पर डेथ सेंटेंस देंगे। तो ये बेसिकली एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहलाता है। क्लियर हुआ? जहाँ पे उसने एक तरीके से निर्दयता दिखाई है पूरी तरह से। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं जो भी यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। बाकी हमने एक आर्टिकल डिस्कस कर ही लिया था, और फिर उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 1 पर भी एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये आर्टिकल मेंशन्ड है, हिंदू साइट नेक्स्ट टू ज्ञानवापी मॉस्क सर्वेड। ठीक है, इस आर्टिकल को मैंने स्किप कर दिया, मुझे एकदम से ध्यान आया तो मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल को देखा। अब हुआ क्या कि देखो, ज्ञानवापी मॉस्क जो कि आप लोगों को वाराणसी के अंदर देखने को मिलता है। अगर मैं आप लोगों को इस मॉस्क के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूँ तो ये मॉस्क आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। ये इधर ज्ञानवापी मॉस्क हुआ, इधर काशी विश्वनाथ टेम्पल हुआ। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि रिसेंटली चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया गया है, डायरेक्ट यहाँ पर आप कह सकते हो नदी से कनेक्ट करके कॉरिडोर को बनाया गया। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल के बराबर में ही ज्ञानवापी मॉस्क है। तो ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर एक बवाल हो रहा है कल से ही। वो ये है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक कोर्ट ने अपॉइंट किया है एडवोकेट कमिश्नर को फ्राइडे में, और बोला है कि भाई एक वीडियोग्राफी सर्वे को कंडक्ट करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारे एक तरीके से पेटिशनर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर कोर्ट के अंदर पेटिशन डाला। ठीक है, अब पेटिशन डालते हुए यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला जो ये ज्ञानवापी मॉस्क है, इसकी जो वेस्टर्न वॉल है, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो वेस्टर्न दीवार आपको देखने को मिलेगी, उसके पीछे अभी भी यहाँ पर इमेज है गॉडेस श्रृंगार गौरी की। ठीक है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। तो गॉडेस श्रृंगार गौरी की इमेज है, इसके लिए यहाँ पर सर्वे होना चाहिए। इसको लेकर यहाँ पर ये पेटिशन डाली गई है। तो बेसिकली यहाँ पर इसी चक्कर में ये ज्ञानवापी मॉस्क पर ये सर्वे के लिए या वीडियोग्राफी के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग गए थे कल। हालांकि यहाँ पर इसको लेकर मतलब एक तरीके से स्लोगन वगैरह जो बाजी है ये हो नहीं लगी थी, बट यहाँ पर कोई भी इंसिडेंट, कोई भी क्राइसिस देखने को मिला नहीं है। ठीक है, कोई भी इशू यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ है, ये यहाँ पर बोला गया। हालांकि यहाँ पर वीडियोग्राफी के लिए गए, फिर उसके बाद यहाँ पर टाइम पीरियड बताया गया, कितने टाइम से कितने टाइम तक यहाँ पर एंट्री करिए। ठीक है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर मेंशन किया गया कि 4 बजे ये जो सर्वे कर लिए घुसे इस मॉस्क के अंदर में। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सर्वे हो चुका था लगभग 5:30 के आसपास। यहाँ पर जो कोर्ट कमिश्नर हैं ये मेन गेट तक पहुँचे। इन्होंने यहाँ पर वीडियोग्राफी को कंडक्ट करने के लिए बोला कि हम लोग वीडियो को कंडक्ट करने वाले हैं मॉस्क के अंडर में। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं, हम लोग यहाँ पर ये वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे मॉस्क के अंदर में। क्लियर हुआ? तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर। तो आई होप आप लोग यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि हाँ भाई, शुरुआत में एक पटिशन डाला गया जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये वीडियोग्राफी वगैरह के लिए चीज़ें लाई गई हैं। तो आने वाले टाइम पर ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाले टाइम पर जो चर्चा होगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2007 का कि जो कोपगवाना बीच है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है रियो डे जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील के अंदर है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।